हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीटाट्रॉन। इससे पहले हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था। साइक्लोट्रॉन का जो यूज़ है वो हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल इनको एक्सेलरेट करने के लिए किया था। बीटाट्रॉन बीटा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए काम में आता है और सबसे ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि हम साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या लाइट पार्टिकल्स जो हैं उनको एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ही कम मास वाले पार्टिकल्स होते हैं, लेस मासिव पार्टिकल है। इस वजह से जब हम साइक्लोट्रॉन के हेल्प से उसको एनर्जी देंगे यानी उसको एक्सेलरेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी हमें देनी होगी उसको, और जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से उसका मास चेंज होगा। तो रिलेटिविटी ऑफ मास जो है वो कहता है कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मास चेंज होगा, और अगर मास चेंज हो गया तो हमें उसमें मास के लिए करेक्शंस करने पड़ेंगे। तो इन सभी बातों को रिमूव करने के लिए हम बीटाट्रॉन की हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए। बीटाट्रॉन की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन्स को कई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीटाट्रॉन के प्रिंसिपल की। तो बीटाट्रॉन जो है वो ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हमें ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल पता है। ट्रांसफॉर्मर में एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। जब ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल में हम ऑल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट इसको दिया जाता है, तो इसकी सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है और एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता है। जब यहाँ इस प्राइमरी कॉइल के अंदर हम करंट देते हैं तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। इसी तरह का फंक्शन जो है वो बीटाट्रॉन के अंदर होता है। बीटाट्रॉन के अंदर एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की को हम ये एक प्राइमरी कॉइल की तरह बिहेव करती है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऑल्टरनेटिंग करंट जो है फ्लो किया जाता है। तो ऐसा करने पर इसके अंदर एक डोनेट लगा हुआ रहता है। उस डोनेट में इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट होता है जो कि बिल्कुल द्वितीय कॉइल जो होती है सेकेंडरी कॉइल है उसकी तरह बिहेव करता है। तो मतलब क्या हुआ कि बीटाट्रॉन के अंदर जो एक मैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने पर उसके अंदर रखे डोनेट के अंदर इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस होता है। तो NS जो है वो तो प्राइमरी कॉइल की तरह बिहेव करेगी और जो डोनेट लगा हुआ रहता है वो सेकेंडरी कॉइल की तरह बिहेव करेगा। तो इस प्रकार बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर की तरह इसका बिहेवियर रहता है। अब हम बात करते हैं बीटाट्रॉन के कंस्ट्रक्शन की। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। बीटाट्रॉन के अंदर एक ये डोनेट चैम्बर होता है। इसको हिंदी में भी डोनेट चैम्बर बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको डोनेट चैम्बर बोलते हैं। ये डोनेट चैम्बर एक बिल्कुल 2 व्हीलर का जो ट्यूब होता है, बिल्कुल होलो होता है अंदर से, वैसा ही ये एक डोनेट चैम्बर होता है और ये ग्लास का बना हुआ रहता है। इस डोनेट चैम्बर में एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन गन रहती है और दूसरी तरफ वैक्यूम पंप रहता है जो कि इसमें वैक्यूम को बनाए रखता है यानी वैक्यूम क्रिएट करता है। और इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से इसका जो फिलामेंट है उसको हीट करके और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को इस डोनेट चैम्बर के अंदर, जो ये चैम्बर होता है, ये जो गोलाकार पोर्शन बनाया है, इस चैम्बर के अंदर एंटर करवाया जाता है। फिर इस डोनेट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखा जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में कैसे रखते तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ की हुई है, यहाँ पर ये कम होती हुई डायामीटर यानी यूँ कह सकते हैं ट्रंकेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे देखिए यहाँ पर ये डायामीटर जो है यहाँ से अगर इस तरफ चले तो बढ़ती हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ चले तो कम होती हुई है। तो ऐसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में इसको रखा जाता है। बिल्कुल सेंटर में इसको रख देंगे, ऊपर और नीचे N और S पोल इसमें रहेंगे। तो जब इस डोनेट चैम्बर को इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखते हैं, और क्यों ये ट्रंकेटेड ली जाती है, ताकि हमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिले। क्योंकि आप देख सकते हैं इस पोर्शन में तो हमें स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी, लेकिन यहाँ पर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको मिलेगी इस पोर्शन और इस पोर्शन में, जो इस तरह से घटते हुए व्यास जो है उसमें रखा हुआ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो शेप है वो इस तरह से है। तो यहाँ पर इस पोर्शन यहाँ और यहाँ पर हमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इसलिए इस डोनेट चैम्बर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है।
जब ये डोनट इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखा जाता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उनको मैग्नेटाइज किया जाता है, एनर्जाइज किया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होता है, इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों मैग्नेट्स के बीच में, जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होता है वैसे ये 2 टाइप के फंक्शन करेगा, 2 काम करेगा। पहला काम करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो पहला काम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करना, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस डोनट चैम्बर के अंदर एंटर हुआ है वो वेरिंग ईएमएफ की वजह से एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करके वो यहाँ पर मूवमेंट करेगा और सर्कुलर मूवमेंट करेगा। सर्कुलर मूवमेंट क्यों करेगा? क्योंकि हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, एज वेल एज अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ देखें तो वो इस तरह से उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में रहता है। अब क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो कभी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो रहा है, कभी नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में डेवलप होंगी। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस डोनट चैम्बर के अंदर एंटर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मूवमेंट करेगा और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये एनर्जी गेन करेगा, और उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये इसके अंदर रिवॉल्व करेगा, रोटेशन करेगा। अभी रिवॉल्व करेगा ना, फास्ट रिवॉल्यूशन इसके होते जाएंगे। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती जाएगी और इसके रिवॉल्यूशंस बढ़ते जाएंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट ये रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उससे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। दूसरा जो हम बात बता रहे हैं वो है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को एक सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए बाध्य करेगा, यानी इसको सर्कुलर पाथ में बनाए रखेगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा और वो मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में रखेगा, उससे उस सर्कुलर ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलने देगा। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज हो रहा है उसके लिए भी हमने एक डायग्राम बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम। ये हम क्योंकि हमने ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर अप्लाई किया है, तो जैसे जैसे ये फील्ड इंक्रीज हो रहा है, देखिए आप एक पूरे के पूरे साइकिल के अंदर 0 से t तक के लिए T/4 टाइम, 0 to T/4 टाइम इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो हम सिर्फ 0 to T/4 तक के टाइम की बात करते हैं। 0 से T/4 तक के टाइम के लिए जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एनर्जी को गेन करता जाता है, और एनर्जी को गेन करने की बात मैंने पहले ही बता दी है। एक तो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा जिसकी वजह से ये मूवमेंट करेगा, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए रेडी करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस 0 से T/4 तक के टाइम में जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन इस टाइम T/4 तक पहुंच जाता है यानी कि इंक्रीजिंग बिल्कुल मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंच जाता है तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी को एक्वायर कर चुका होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इतना T/4 टाइम तक जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रह जाएगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, और जैसे ही ये इस T/4 से टाइम इंक्रीज होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू होता है, इसको डिक्रीज होने से पहले ही इलेक्ट्रॉन को किसी टारगेट पर डाल दिया जाता है। जहाँ पर भी हमें जो भी टारगेट जो है उसको डालना है, जो हमें विघटित करनी है, डिसइंटीग्रेट करनी है किसी भी परमाणु को, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डोनट चैम्बर से बाहर निकल सकता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं बीटाट्रॉन कंडीशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करता है, और जब इसमें अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को हम लिख सकते हैं d∅/dt। यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ इसका, क्योंकि -d∅/dt होता है तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे -d∅/dt का, तो ये d∅/dt जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होता है जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है।
अभी दूसरी क्या बात बताई थी मैंने कि जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन पर, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स जो है किसके बराबर होगा? सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये उसको सर्कल में घुमाएगा, सर्कुलर मूवमेंट देगा, पूरा का पूरा सर्कल में घुमा रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होता है? EVB के बराबर, या QVB, क्यू मतलब E यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, V और B इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और B 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, तो V और B के बीच में 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो EVB मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। r वो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज इस r रेडियस के ऑर्बिट के अंदर मूवमेंट कर रहा है, तो r उस ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, यानी EVB = mv²/r। अब इस फॉर्मूले में v से v कैंसिल कर देते हैं, तो mv की वैल्यू जो होगी mv हमें मिलेगी BER, तो ये mv की वैल्यू मिल जाएगी। और mv क्या होता है? व्हाट इज mv? mv इज मोमेंटम, यानी कि p लीनियर मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू BER। तो हम मोमेंटम की टर्म में भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब 1 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, इस डोनेट चैम्बर के अंदर जब 1 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो वो कितना वर्क डन करेगा? तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 1 रोटेशन या 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन के लिए वर्क डन W = फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हमारा फॉर्मूला होगा वर्क डन का। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कितना EMF इंड्यूस हुआ है, तो हम लिख सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E होता है, हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ नहीं कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा आ रहा है d∅/dt, ये हमने ऊपर लिखा है यहाँ पर, तो वर्क डन हो जाएगा E × d∅/dt के बराबर। अगेन अगर वर्क डन का एक और फॉर्मूला हम कैलकुलेट करना चाहें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला या फोर्स इंटू डिस्टेंस वाला, तो हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। वर्क डन W = फोर्स F ले लेते हैं इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी, उसको 1 रिवोल्यूशन करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हमें पता है कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट जिसकी रेडियस r है उसमें ट्रेवल कर रहा है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो W = F × 2πr डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो इस तरह से हमें ये 2 वर्क डन मिल गए, मतलब ये भी वर्क डन वही है जो ये है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेट कर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? F × 2πr = E × d∅/dt, इस तरह से हम वर्क डन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ से हम F की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, तो व्हाट इज़ F? F = E/2πr × d∅/dt, तो ये हमें एक फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगेन हमारे पास में एक रिलेशन आया है mv = BER, जो कि मोमेंटम की वैल्यू है, P = BER, और हमें न्यूटन सेकंड लॉ पता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कह रहा है? F = dP/dt, ये न्यूटन सेकंड लॉ है हमारा। यहाँ पर हम मोमेंटम की वैल्यू अभी हमने निकाली है BER, वो प्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? d/dt, और P की वैल्यू लिख देते हैं BER। अब इसके अंदर E और R तो कांस्टेंट है, तो E और R डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाएंगे, dB/dt, तो ये फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी ER dB/dt। इस तरह से हमें 2 फोर्सेस मिल गए, एक फोर्स हमें मिला E/2πr d∅/dt, और एक फोर्स मिला ER dB/dt, ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो E/2πr d∅/dt = ER dB/dt। यहाँ से हम d∅/dt की वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं, तो व्हाट इज़ d∅/dt? ई से ही तो कैंसिल हो जाएगा, d∅/dt = 2πr² dB/dt, ये हमने निकाल दिया। अब हम ये जो टर्म आ रही है इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन d∅ = 2πr² dB, और इंटीग्रेशन ऑफ d∅ क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स फाई, 2πr² कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dB क्या हो जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये जो फाई = 2πr² B आ रहा है, ये कहलाता है बीटाट्रॉन कंडीशन, बीटाट्रॉन कंडीशन। तो इस तरह से हम बीटाट्रॉन के लिए बीटाट्रॉन कंडीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बीटाट्रॉन की वर्किंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
बीटाट्रॉन की वर्किंग, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इन सबको के मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आप इन्हें क्लिक करके नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। ये मैंने डिफरेंट डायग्राम्स बनाए हैं, इजीली आप हर डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।